नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा बाबर, जीवाजी यूनिवर्सिटी की अध्ययनशाला स्कूल ऑफ स्टडीज से आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की सेकेंड यूनिट को पढ़ाने जा रही हूँ। इस सेकेंड यूनिट में आज हम जो शीर्षक को कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी के अंदर हम जानेंगे कंपनी का मीनिंग, मतलब कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन मतलब कंपनी की परिभाषा, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है और कंपनी के फायदे और नुकसान मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के मीनिंग से, मतलब कंपनी का अर्थ क्या होता है। ये जो कंपनी शब्द है ये हमने कई बार सुना है, ठीक है, ये हम कई बार बोल भी जाते हैं और कई बार हमने कई जगह पर समाचारों में, टीवी पे, रेडियो में कई जगह हमने ये सुना है। अब कंपनी का असल मायने में इसका मतलब क्या होता है ये आज हम समझते हैं। कंपनी जो है ये अपनी स्वेच्छा से लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं, जिसको ये कंपनी अधिनियम 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड कराते हैं, जिसके अंदर कंपनी अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को एकत्रित करती है अपने शेयर धारकों से, जिसको हम अंश धारक भी कहते हैं, शेयर होल्डर भी कहते हैं। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल शेयर के रूप में मांगती है और शेयर्स के रूप में कंपनी की अपनी कैपिटल खुद की होती है। ये कंपनी एक विस्तार है पार्टनरशिप का। जो कार्यों के लिए हमें पार्टनरशिप में बाधाएं आती थी, उन बाधाओं को रोकने के लिए कंपनी का गठन किया गया है। क्योंकि कंपनी में सारे कार्य सुचारू रूप से हो, उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जिसमें हम इंडियन कंपनीज एक्ट के नाम से हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। हमारे भारत में अनेकों कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो चलती हैं। कुछ के मैंने यहाँ पे नाम डाल रखे हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, जो सभी जिनके नाम जानते हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी सेल हो। ये सारी कंपनियां, इसमें कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी के नाम लिखे हुए हैं, कुछ प्राइवेट कंपनी, सरकारी एवं निजी दोनों कंपनियों के नाम लिखे हैं। तो हमारा ये कंपनी का मतलब हुआ। अब हम कंपनी की परिभाषा समझेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये जो कंपनी हम बनाते हैं, ये कंपनीज हम बनाते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर। तो इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनी की, ये पहले मैं आपको एक बार इंग्लिश में पढ़कर सुना देती हूँ, फिर इसका मतलब जो है वो मैं आपको हिंदी में शब्द बाय शब्द में समझा भी दूंगी। तो कंपनी, according to the definition of a company by Indian Companies Act 2013, that is amended, actually it is a 1956। प्राया ये जो एक्ट है ये 1956 में बना था, बट इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, इसको अमेंड किया गया, अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके कारण अब हम इसको 2013 के नाम से जानते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। A registered association, a company is a registered association which is an artificial legal person having an independent legal entity with perpetual succession, a common seal for its signature, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability। अब मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, चूंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हम अगर अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। खुद को नहीं, हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा इंडियन कंपनीज एक्ट, तभी ये वैधानिक मानी जाएगी, तभी ये एक लीगल मानी जाएगी। इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है। कृत्रिम कौन होता है? जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के नाम से जान रहे हैं। मतलब इसके पास सारे इसके अधिकार हैं, इसकी सारे दायित्व हैं अपने खुद के, इसकी अपनी खुद की ड्यूटीज हैं जो कि इसको अपने नाम पे पूरा करनी है। किसको? कंपनी को। इसकी अपनी एक अलग पहचान है जो अपने नाम से जानी जाती है, जिसकी एक कॉमन सील होती है। इसमें कितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कितने भी इसके मेंबर हो, सभी उसी कॉमन सील का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसकी कैपिटल होती है वो शेयर्स के थ्रू रहती है। वो शेयर, वो अंश जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफर किए जाएं और जिसकी खुद की लिमिटेड लायबिलिटी होती है।
ये लिमिटेड लाइबिलिटीज को मैं आगे आने वाले टॉपिक में कवर करूंगी। तो ये हमें डेफिनेशन दी गई है इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में हमें समझना है कि कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो मैंने ये कंपनी के प्रकार को इस फ्लो चार्ट की मदद से समझाया है। इस फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कंपनी को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया गया है, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के भी दो भाग हो गए हैं, जिसको कि मैं लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स बोल रही हूँ और लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोल रही हूँ। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को हम तीन भागों में समझेंगे, प्राइवेट मतलब निजी कंपनी, गवर्नमेंट पब्लिक माने सार्वजनिक कंपनी, और वन पर्सन कंपनी एक व्यक्ति की कंपनी। इन सभी कंपनियों को मैं विस्तार में आगे समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड माने सीमित। कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटी हमारे दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिस कंपनी के अंदर हमारे दायित्व सीमित हो जाते हैं, जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंतर्गत, तो अगर हम अपने दायित्वों को सीमित आकार में रखते हैं तो हम अपनी कंपनी को लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। भारत में प्रायः यही प्रकार की कंपनियां प्रचलित हैं। ठीक है, हमारे भारत के अंदर इसी कंपनियों को ही लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर्ड की जाती है। अब लिमिटेड कंपनी के दो पार्ट्स थे, दो भाग थे। पहला था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी हम सभी समझते हैं। गारंटी माने क्या होता है, जब हम किसी को किसी काम की हम उसको करने का पूरा आश्वासन देते हैं तो हम उसको गारंटी का नाम ले लेते हैं। इस तो यही मिलता जुलता इसका अर्थ निकलेगा कि ये जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं, इस प्रकार की कंपनियों के अंदर जो मेंबर हैं, उसके जो कंपनी के मेंबर हैं, उनकी जो दायित्व है वो लिमिटेड रहते हैं। कहाँ तक? एक स्टेज तक, जहां तक हमने गारंटी दी है वहां तक। और ये गारंटी का जो उपयोग किया जाता है वो तब किया जाता है जब हमारी कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हमारी कंपनी जब बाइंड अप होती है तब हम अपनी कंपनी की गारंटी देखते हैं कि हमें हमारे कंपनी के मेंबर्स कितनी गारंटी दे रहे हैं हमारे अंशधारकों को या हमारे सारे बाहर के एक्सटर्नल लोगों को। इसके बाद आ जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं कि हम शेयर्स को पहले समझ लेते हैं। शेयर्स माने कंपनी के अंश। कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। ठीक है, हम कंपनी को एक बड़े दर्जे में स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम अपनी कंपनी हम अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हम कंपनी की तरफ जाते हैं। अब कंपनी में पूंजी कहाँ से आती है? पूंजी आती है शेयर्स के रूप में। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो कि सबसे ज्यादा हमारे भारत में है, वो यही प्रकार की कंपनियां हैं जिसके अंदर हमारी मेंबर्स की दायित्व स्ट्रिक्टली लिमिटेड हैं। कहाँ तक? जहां तक हमारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है। जैसे कि मेरी कंपनी में जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, मैं अपने मेंबर्स से अपने शेयर का पूरा पैसा अपने पास फोर्सफुली भी ले सकती हूँ अगर वो पूरा नहीं देते हैं तो मतलब ये है कि इस कंपनी की जो दायित्व है वो उसकी शेयर्स की वैल्यू तक ही सीमित रह जाते हैं। अब इन कंपनियों को हम तीन प्रकार में विभाजित करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन। सार्वजनिक, निजी और वन पर्सन में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारी कंपनियों के ये जो प्रकार हैं, इसमें हम निजी कंपनी को समझते हैं। निजी कंपनी से जो कि प्राइवेट कंपनी है, ये भी बहुत कॉमन शब्द है हमारे लिए, बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, एक हम प्राइवेट कंपनी में बात करते हैं। तो उस प्राइवेट कंपनी में अंदर कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो अपने सदस्यों
पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है वो कंपनी प्राइवेट कहलाई जाती है। जिसमें वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, वह एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहलाई जाती है। जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, वो एक प्राइवेट कंपनी कहलाई जाती है। तो एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि अगर हम देखें, अगर मैं पब्लिक आपको बताऊंगी, सार्वजनिक बताऊंगी, तो सार्वजनिक कंपनी के अंदर हमें कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 7 सदस्यों की, जिसके अंदर सार्वजनिक कंपनी के अंदर अपनी अंश पूंजी को के अविदान के लिए हम जनता को आमंत्रित कर सकते हैं। कहाँ? सार्वजनिक कंपनी में। हम निजी कंपनी में नहीं कर पा रहे थे। जनसाधारण मतलब पब्लिक, कॉमन पब्लिक इसकी सार्वजनिक जमा में रुपए जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में यह अंतर होता है, सबसे मेन अंतर यही होता है। तो सार्वजनिक कंपनी जो सभी के लिए है, निजी कंपनी जो निजी हाथों से चलती है। अब हम आ जाते हैं 1 पर्सन कंपनी की तरफ। 1 पर्सन कंपनी के अंदर जो कि ये नाम से ही दिख रही है, 1 पर्सन, एक व्यक्ति की कंपनी। एक व्यक्ति, क्या ऐसा है, क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक नई प्रकार की कंपनी को एनलिस्ट किया गया, जिसके अंदर ना तो ये निजी है, ना ही ये नहीं, मतलब ये निजी भी हो सकती है और ये सार्वजनिक भी हो सकती है। तो हम इसको 1 पर्सन कंपनी के नाम से जानते हैं। ये एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला मेंबर इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति एक नेचुरल हो, आर्टिफिशियल ना हो, कृत्रिम ना हो, भारत में रहने वाला हो, भारत का ही सिटीजन हो, वो एक मेंबर बन सकता है। और इसमें इसकी मिनिमम पेड अप पूंजी जो होगी, पेड अप कैपिटल जो होगी, वो मिनिमम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। प्रायः इस तरीके की कंपनी जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बनाई जाती है और व्यापार के उद्देश्य के लिए भी बनाई जाती है। बाद में हम इसमें एक मिनिमम को रखते हैं, कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कंपनी को 3 भागों में समझ लिया। कंपनीज को लिमिटेड, अनलिमिटेड के रूप में समझ लिया। अब हम आगे का समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड माने सीमित, अनलिमिटेड माने असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनलिमिटेड में क्या हुआ, ये वो कंपनी है जिसमें उनके मेंबर्स की दायित्व सीमित नहीं है, असीमित है। मतलब अगर कोई कंपनी बंद होती है और उस कंपनी के जितने भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके मेंबर अपनी निजी संपत्ति को भी आगे लाते हैं, ये एक अनलिमिटेड कंपनी है, जो कि प्राय चलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक रूप में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को नहीं जोड़ना चाहेगा अपने व्यापार के साथ में। अगर व्यापार में हानि होती है और व्यापार डूबता है या कंपनी बंद होती है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को इसमें दे सकता है, अगर कंपनी अनलिमिटेड में रजिस्टर्ड होती है। तो इसीलिए इस टाइप की कंपनीज हमारे भारत में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जोखिम बहुत ज्यादा रहता है। तो उस जोखिम को ना उठाते हुए सभी लिमिटेड कंपनीज की तरफ ही खुद को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो ये सभी हमारे कंपनीज के टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए हैं। आगे हम चलते हैं, क्या क्या फायदे हैं कंपनीज के। क्योंकि कंपनी के कुछ फायदे भी हैं अपने, जिसको कि हम मेरिट्स बोलते हैं या एडवांटेजेस बोलेंगे, और कुछ नुकसान भी है। तो ये हम दोनों का ही डिस्कशन कर लेते हैं। अब पहला जो फायदा है इसका, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। जो मैंने आपको समझाया, अनलिमिटेड, असीमित
तो प्रचलन में ही नहीं है, चलन में ही नहीं है, इतना जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता है, तो हम लिमिटेड होकर के व्यापार करते हैं। मतलब अगर व्यापार बंद होता है, हानि होती है, तो मेरी निजी संपत्ति को नहीं टच किया जाएगा, मैं एक सीमित दायरे को ही रखूंगी, मेरा दायित्व जो है वो एक सीमित रूप से रहेगा। तो ये एक लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में हो गया इसका एडवांटेज, फायदा। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी निरंतर चलती रहती है। कंपनी किसने बनाई, अब किसके हाथों में है, आगे ये किसके हाथों में जाएगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी के ऊपर। कंपनी का मालिक चाहे पहले कोई और रहा हो, अब कोई और हो, आगे आने वाले समय में कोई और रहे, इससे उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस, मतलब जो कंपनी का अपना एक रूप है वो निरंतर रहेगा, उसको वो उसमें बदलाव नहीं आएगा। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि कंपनी का शुरुआत के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि हमें इसको एक विस्तारित रूप में देखना है, हमें एक लार्ज स्केल पे देखना है, क्योंकि हम कंपनी को एक बड़े स्केल पे बना रहे हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, बाहर की जनता से पैसा मांग रहे हैं, शेयर कैपिटल ला रहे हैं, पूंजी अपनी बाहर से आ रही है। मतलब जो एक बड़े लेवल के ऑपरेशन है, बड़े लेवल पे हम अपने कार्य को कर रहे हैं, जिसके फायदे हमें मिल रहे हैं, हम ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, मतलब वो सारे फायदे जो एक लंबे स्केल ऑपरेशन, लंबे व्यापार को मिलते हैं, बड़े एक व्यापार को मिलते हैं, वो सारे फायदे हमें मिल पा रहे हैं। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जो एक ट्रेडर है, जो एक सोल ट्रेडर है, जो एक अकेला एक व्यक्ति होता है, उससे हमारी पहचान हो जाती है, और वो उस पहचान के बदले हमसे, हम उससे उधारी ले लेते हैं, ठीक है, हम उसके सारे काम कर लेते हैं, जो ये सारी चीजें कंपनी में नहीं होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल बर्ताव करते हैं। प्रोफेशनल बर्ताव मतलब ये कंपनी किसी एक की नहीं है, ये कंपनी सभी की है, सभी का ही कॉमन सील है, कंपनी की अपनी खुद की पहचान है। मतलब सारे जो फैसले लिए जाते हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके से लिए जाते हैं। सर, साथ ही साथ हम इसमें अपने समाज का फायदा देखते हैं, सोशल बेनिफिट देखते हैं। सोशल बेनिफिट मतलब हम सरकार की के लिए, हम देश की जीडीपी में अपना हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम उसमें भागीदार बन रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं, मतलब रोजगार निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोगों के कुछ ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी अपने लिविंग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए। तो ये कुछ सामाजिक फायदे हैं जो कि कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं। अब हमने सभी फायदे की बात कर ली, इसके साथ ही साथ इसके साथ कुछ इसके नुकसान भी जुड़ते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, या फिर हम इसको डिमेरिट्स भी बोलते हैं, वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन इज नॉट इजी। जितनी आसानी से अभी मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी बना ली जाती है, उतनी आसान नहीं है कंपनी को बनाना। कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक लीगल काम रहता है, एक सरकार के हिसाब से सारी चीज़ों को मानना, उसके हिसाब से करना, बहुत सारे चीज़ें जुड़ जाती हैं, बहुत सारे काम होने होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो इसको बनाना उतना आसान नहीं है जितना एक सिंपल अपनी एक छोटी सी दुकान खोलकर एक सोल ट्रेडर बन जाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक बहुत बड़ा एक स्टेज है, जिसको हमें पूरा सही मायने में करना होता है, तभी हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर पाते हैं। कंट्रोल बाय अ ग्रुप, दूसरा, ये एक के हाथ में पावर नहीं है, सारे मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी एक मीटिंग्स होती हैं, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, कई प्रकार की मीटिंग्स होती हैं जिसमें फैसले लिए जाते हैं। तो ये पूरी कंपनी को कंट्रोल पूरा एक ग्रुप करता है, ना कि एक अकेला व्यक्ति। तो कई बार कुछ एक फैसले लेने में या कई सारी चीजों में हमें ये एक डिमेरिट की तरह दिखने लगता है कि ये पूरा ग्रुप इसको कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत है, क्योंकि आप जब अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं तो
ऐसे में आपकी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के प्रावधान के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से बन रही है, तो गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप हो जाता है हमारे हर प्रकार के हस्तांतरण में, हमारे हर प्रकार के ट्रांजेक्शंस में, सभी प्रकार में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो थोड़ा बढ़ जाता है कंपनी के अंदर, अगर मैं पार्टनरशिप से या एक सोल ट्रेडर से इसका कंपैरिजन करूं तो। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, डिले मतलब देरी होती है, जो कि मैंने अभी आपको कंट्रोल बाय ग्रुप समझाया, तो उस पॉइंट से हम इसको जोड़ सकते हैं कि जब एक फैसला एक ग्रुप मिलकर के लेता है तो आसान सी बात है कि उस फैसले को लेने में थोड़ा समय तो लग जाता है। तो अगर समय लग रहा है मतलब हमारे जो डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको तैयार होने में, उनको बनने में और उनको लागू होने में समय ले जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह ही इसको लिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, जो आज का टॉपिक है हमें कवर करना है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है। अभी मैंने फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया ही था कि फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। एक फॉर्मेशन एक वो स्टेज होती है कंपनी की जिसमें कि ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें कई प्रकार की लीगल प्रक्रियाएं भी आ जाती हैं, जिसको कि एक कंपनी किस तरीके से, और ये डिपेंड भी करता है, ये पूरा तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को किस कंट्री में लेके जा रहे हो। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। ये 4 भाग आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रमोशन स्टेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन, capital subscription of company formation, commencement of business of company formation। इन 4 भागों में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को समझते हैं। तो पहले हम शुरुआत में इसका समझते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने क्या होता है, कंपनी किस तरीके से बनाई गई है। याद रखिएगा, जब कंपनी बनाई जाती है तो एक बहुत ही कॉमन सा है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बनाती है। सबसे पहले कंपनी उसके अंदर एक पूरे वैलिड, एक सभी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करती है कंपनी, जिसके अंदर अपनी सारी फंडामेंटल, सारी बेसिक, सारी सबसे ज्यादा प्राथमिकताएं जिन चीजों को दी गई हैं उन सबको लिखा जाता है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है। मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको बोलकर बता देती हूँ, फिर मैं आपको उसको समझा भी दूंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक कंपनी के कितने मेंबर हैं, उन सब का नाम क्या है, उन सब के पता क्या है, उन्होंने कितने कितने शेयर्स रखे हुए हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियां जो रखते हैं उसको हम कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जो सबसे पहले बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है। तो फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं प्रमोशन की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करते हैं। फिर अगर हम प्रमोशन स्टेज पर आते हैं तो ये हमारी पहली स्टेज होती है। प्रमोशन मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हम यहाँ पर कंपनी की सभी अलग अलग गतिविधियों को अलग अलग तरीके से कैसे उसको विभाजित किया जाए या फिर उसको कैसे बांटा जाए ये बताया जाता है। इस स्टेज के अंदर जो व्यक्ति ये काम करता है उसको हम प्रमोटर के नाम से कहते हैं। प्रमोटर जो होता है कंपनी का, वो ये सारी कंपनी की प्रमोशन की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको पूरा वही चलाता है। ठीक है। अब प्रमोशन इसके अंदर अब हम दूसरा हमारा अगला आ जाता है जो है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जिसके अंदर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, इसलिए हम इसको रजिस्ट्रेशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। रजिस्ट्रेशन ये दूसरी स्टेज है। इसके अंदर हमें अपनी कंपनी का नाम, उसका पता, उसकी कहाँ की जगह, उसकी लोकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगल चाहिए, इस जगह हम ये सारी चीज़ों को रखते हैं। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को रखकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रार के थ्रू हम अपनी इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं।
ठीक है। अब आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन पर हमारी कंपनी को हमने भागों में बांट लिया, हमने अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास ले जाकर सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। अब क्या किया जाएगा, अब हम अपनी कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पूंजी किस तरीके से किस भागों में बुलाई जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कंपनी में कितना डिपॉजिट ले रहे हैं, कितना जमा ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी एक सार्वजनिक कंपनी है या एक निजी कंपनी है। उसके ही हिसाब से यहाँ पर हम चीजों को डिसाइड कर पाते हैं। इसके बाद आखिरी है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब अब हम अपनी कंपनी को शुरू करने की स्टेज में आ चुके हैं। अब हम अपनी कंपनी हमने अपनी बना ली है, हमने अपनी कंपनी को अप्रूवल में ले लिया है, सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से। अब हमारी कंपनी की एक पूंजी निर्धारित हो चुकी है। अब हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक लीगल सर्टिफिकेट है जो हमें रजिस्ट्रार ऑफिस, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, जिस सर्टिफिकेट को हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के नाम से जानते हैं, जिसके बाद इसके मिलने के बाद ही हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने अपने सभी पॉइंट्स को कवर किया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए जी, इसके बाद धन्यवाद।